नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार में बहुत कुछ नया देखने को मिल रहा है और नया अब इस अंदाज में सामने आ रहा है जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल के साथ नोकझोंक के बीच भी शुभचिंतक होने की अपनी तरफ से दलीलें पेश करते हुए खुद राबड़ी देवी नजर आ रही हैं। कौन किसको कब लूटा, किस पार्टी को किसने कब लूटा, बकौल राबड़ी देवी कब लूटा, ये सारी बातें नीतीश कुमार की पार्टी के संज्ञान में ऑन द रिकॉर्ड लाई जा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार अध्यक्ष बदलने वाले हैं। एक नहीं, दो दो अध्यक्ष बदल सकते हैं, ऐसी चर्चा चल रही है। तो क्या अध्यक्ष बदलने के साथ साथ नीतीश कुमार अपनी पार्टी में सफाई अभियान भी शुरू करेंगे या गठबंधन में भी सफाई अभियान शुरू करेंगे? दरअसल बिहार में चर्चाओं का बाजार गर्म है, खासकर तब से जब से ईडी ने लालू परिवार के यहां दस्तक दी है। और अब तो दुनिया ही खत्म होने वाली है, ऐसा नीतीश कुमार कह रहे हैं। दुनिया कैसे 5-10 साल में खत्म हो जाएगी, बकौल नीतीश कुमार दुनिया कैसे खत्म हो जाएगी और दुनिया खत्म होगी तो उनकी कुर्सी सलामत रहेगी या नहीं रहेगी, ये सवाल भी है। क्योंकि कुर्सी की चिंता इस देश में सबसे ज्यादा जिन नेताओं को है, एक तो गुजरात से दिल्ली पहुंचे हुए हैं, कुर्सी के लिए कुछ भी करेगा, और एक बिहार में है, कुर्सी के लिए कुछ भी करेगा। तो दुनिया खत्म हो जाएगी मोबाइल चलाने से, तो कुर्सी कैसे बचेगी? चलते हैं बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा के लिए सीधे वरिष्ठ पत्रकार ऋषि मिश्रा के पास। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दुनिया खत्म होने वाली है, दुनिया खत्म होने वाली है, ये नीतीश कुमार कह रहे हैं। मोबाइल चलाने से दुनिया खत्म हो जाएगी। ये बताइए, वाकई मोबाइल की आदत तो अच्छी नहीं है और सदन के अंदर, कोर्ट के अंदर मोबाइल लेके जाना नियमावली के विरुद्ध है। यहाँ तक तो नीतीश कुमार का तर्क जायज है, लेकिन 5-10 साल में दुनिया खत्म हो जाएगा, ये नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि दिन भर सब मोबाइल लेके चलाते रहता है। वो तो बोल रहे हैं कि हम तो 2019 में छोड़ दिए मोबाइल। बताइए, आप भी इस मोबाइल के माध्यम से ही हमारे दर्शकों से मुखातिब हैं। दुनिया खत्म हो देखिए जाएगी तो मोबाइल के कारण कैसे दुनिया खत्म हो रही है महाराज, बताइए तो जरा। नीतीश कुमार जिस प्रसंग या जिस संदर्भ में मोबाइल को लेकर विधानसभा में कर रहे थे, एक्चुअली कुछ जो अपोजिशन बेंच के कुछ लोग थे, शायद इसमें तेजस्वी यादव थे या नहीं, ये जानकारी नहीं है, मोबाइल से कुछ देख रहे थे। हालांकि तेजस्वी यादव का ये कहना है कि मोबाइल जो में ही पूरक सवाल प्रश्न लिख के ले होते आए हैं, थे, सवाल पूछ रहे थे सुदय हाँ यादव। हाँ हाँ हाँ, मोबाइल में वो पूरक प्रश्न का फोटोकॉपी था या मोबाइल में वो प्रश्न लिख के आए थे, या कुछ कंटेंट था जो देख रहे थे, जो उनको उस कंटेंट से संबंधित सवाल करना था। हालांकि जो प्रोटोकॉल है, आपने अपने इंट्रो में बता ही दिया, जो प्रोटोकॉल है विधानसभा हो या कोर्ट हो, तमाम इन ऐसे जगहों पे मोबाइल जो है प्रतिबंधित है। और सवाल ये उठता है कि यदि मोबाइल प्रतिबंधित है तो विधायक या मंत्री या कोई भी नेता हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो कैसे विधानसभा के अंदर उन लोगों की एंट्री मिल जाती है। और खुद नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा 2019 से मैं ये देख रहा हूं। तो क्या सवाल ये उठता है कि यह विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेवारी है या विधानसभा या विधान परिषद को जो देखते हैं उनकी जिम्मेवारी है कि विधायक जो हैं ये मोबाइल लेके विधानसभा या विधान परिषद में कैसे उनको एंट्री मिल जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि नीतीश कुमार ने खुद कहा कि 2019 से मैं देख रहा हूं, तो आज ही क्यों ज्ञान हुआ? नहीं, और इसके जहां पहले भी बोले हैं तक कि मॉर्निंग वॉक में और टहलते रहता है सब मोबाइल लेके, और मना करते हैं सबको कि जो है कहीं भी लोगों को कि भाई मत टहलो, तुम्हारा पैर भी मुचुक जाएगा, गिर जाएगा तो क्या होगा। नहीं नहीं, ये बात मैं इस बात से सहमत हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं कि आप टहल रहे हैं और मोबाइल में देख रहे हैं। हो सकता है कि कई ऐसे व्यक्ति हैं जिसका इस कारण से एक्सीडेंट हो जाता है। कई ऐसे व्यक्ति हैं, चल रहे हैं, आपका पैर कहीं और पड़ जाए। तो और मोबाइल, देखिए मोबाइल एक कम्युनिकेशन का माध्यम है, लेकिन मोबाइल पे इस प्रकार से डिपेंडेंट होना, और आजकल आपने देखा होगा कि छोटे से छोटे बच्चे, अब मेरी बेटी है 3 साल की है, बिना बिना मोबाइल के वो खाना नहीं खाती। और माँ बाप भी ऐसे होते हैं, उसमें मैं भी हूँ। आप सुनिए, आप ये बात कैमरे पे कह दिए, नीतीश कुमार फोन करके आपको भी डांट लगाएंगे कि मोबाइल की आदत बच्चा को काहे लगा दी है।
देखिए नीतीश कुमार पिता तुल्य हैं और बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अभिभावक हैं, और डांट सकते हैं, किसी भी कुछ कह सकते हैं। और अच्छी बात है यदि हमारे मुख्यमंत्री इस प्रकार के सजग हैं कि एक पत्रकार के बयान पे, पत्रकार के कुछ कहने पे वो पत्रकार को फोन करके समझाते हैं, तो बहुत अच्छी बात। बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है, स्वागत करना चाहिए। तो आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी देखिए वो मोबाइल किस प्रकार से आदी हो गए हैं। और आप ही ने अभी कुछ देर पहले बताया था कोई एक ऐसा देश है जहां उसमें ये प्रतिबंधित है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे को मोबाइल इस्तेमाल पे प्रतिबंध लगा हुआ है। तो अच्छी बात है। बहुत से देखिए ठीक है, मोबाइल और जो इंटरनेट या जो कम्युनिकेशन का माध्यम है, यदि उसका सदुपयोग अपने पढ़ाई के लिए करें, कुछ अच्छी चीजों को ढूंढने के लिए करें, तो अच्छी बात है। लैपटॉप दे दीजिए, सक्षम है अगर आप मोबाइल मत दीजिए, टैब दे दीजिए, बिल्कुल सही बात है जी। तो मैं नीतीश कुमार जी के बात से सहमत हूं कि यदि विधानसभा में ये प्रोटोकॉल है तो वहां मोबाइल यदि प्रतिबंधित है तो मोबाइल किस कैपेसिटी में विधायक ले गए। हालांकि तेजस्वी यादव का जो तर्क मैंने सुना है कि मोबाइल भाई, तो मोबाइल में ही आपको देखना है, आप नहीं पेज पे लिख के लेके जाइए, सवालों को आप प्रिंट करवा के कागजों में लेके टाइप करा के लेके जाइए। मोबाइल जब प्रतिबंध है तो क्यों आप मोबाइल ले जाइए। तो ये आपका तर्क से बिल्कुल सही है। लेकिन फिर नीतीश कुमार जब आगे कहते हैं कि 10 साल में धरती नहीं रहेगा, पृथ्वी नहीं रहेगा, ये जीवन लीला समाप्त हो जाएगा, तो ये समझ से परे है जी। हालांकि मुझे लगता है नीतीश कुमार इस संदर्भ में कह रहे होंगे कि भाई इस प्रकार से यदि मोबाइल उपयोग कीजिएगा तो ये लोग बचेंगे ही नहीं, धरती, ये लोग नहीं बचेंगे तो फिर धरती नहीं बचेगा। तो लाइट में कुछ कहे होंगे। कुछ हद तक ये बात सही है कि मोबाइल को अगर आप जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो तरह तरह की बीमारियों का जड़ है रेडिएशन की वजह से। और आजकल देखिए लोग चलना फिरना छोड़ दिए हैं, एक नया कल्चर आ गया है वर्क फ्रॉम होम। अधिकांश डिपार्टमेंट में, सब प्राइवेट में वर्क फ्रॉम होम, WFH। अब लोग कर क्या वर्क फ्रॉम होम करने लगे। अब आप देखिए हो क्या रहा है, आपको जान के हैरत होगी। पहले हम लोग के घर में कितने सामान होते थे। एक यासिका का MF2 कैमरा होता था, किसी फंक्शन में वीडियो कैमरा वाला को ऐसे पकड़ के, जो राजू श्रीवास्तव कहते हैं, वो वीडियो कैमरा वाला आता था और एक वीडियो कैमरा होता था। एक पोस्ट ऑफिस भी होता था। उसके बाद आप देखिए तो एक लैंडलाइन फोन भी होता था। सब कुछ, लिफाफा अंतरदेशी होता था, रेडियो होता था, ऑडियो कैसेट लगा के लोग गाना सुनते थे, अलग अलग फिल्म का कैसेट रख के। अब ये सब चीज एक ही में घुस गया है। टेलीविजन होता था, अब लोग टीवी भी उसी में देख रहे हैं। रेडियो ऑडियो का काम उसी में कम कर रहे हैं लोग, 2 in 1 वाला काम। पोस्ट ऑफिस का काम उसी में हो रहा है, लैंडलाइन फोन का काम इसी में हो रहा है, फोटो वाले कैमरा का काम उसी में हो रहा है, वीडियो कैमरा का काम उसी में हो रहा है। इतना काम, एक कंप्यूटर का काम, हाँ बाद में कंप्यूटर भी आ गया, वो काम भी लोग उसी से ले रहे हैं। टिकट बुकिंग के लिए लोग स्टेशन पर जाते थे, फॉर्म भर के देते थे रेलवे रिजर्वेशन के लिए, वो सब काम इसी में हो रहा है। मतलब सिवाय मसाला जो पिसाता है सिलबट्टा पर, वो काम छोड़ के सब काम तो इसमें हो ही रहा है। तो सब काम एक ही जगह हो गया तो लोग चलना फिरना बंद कर दिए, हो गया ना। और तो और जो तरह तरह के मुखार बिन से खूंखार सब लोग निकालते हैं, पहले जाकर के लोग लाठी लेके एक दूसरे से झगड़ा करने के लिए तैयार रहते थे किसी विवाद में, अब मोबाइल पर झगड़ा कर रहे हैं। नीतीश जी बोलते हैं ना मगही वाली हिंदी, मोबाइल को मोबाइल पर, वही हिंदी हम भी बोले हैं। नहीं, और सबसे रोचक माहौल, इंटरेस्टिंग माहौल तब हुआ विधान परिषद में अभिषेक जी, जब राबड़ी देवी और नीतीश कुमार में नोकझोंक हुआ। राबड़ी देवी को काउंटर करते हुए, मतलब विधान परिषद में काउंटर प्रतिवाद करते हुए नीतीश कुमार जी ने कहा कि जब आपके पति मुख्यमंत्री थे तो हिंदू मुसलमान होता था। तो सवाल नीतीश कुमार जी से है, तो भाजपा वाले जो आपके सहयोगी हैं अभी भी हिंदू मुसलमान करते हैं। नहीं, खालिद अनवर ने, और कहा उनको रहे थे, इशारा कहीं और कर रहे थे। खालिद अनवर ने औरंगजेब को लेकर जो बयान दिया, उसके बाद जो बीजेपी के तरफ से पलटवार हुआ अपने ही सहयोगी के MLC जो है खालिद अनवर, उनके विरुद्ध, या गिरिराज सिंह गाये बगाए जो बयान देते रहते हैं, या बचौल साहब जो बचाल भी हैं, तो वो बयान देते रहते हैं। जेडीयू में गोपाल मंडल है, हालांकि गोपाल मंडल को लेकर और उन जैसे विधायकों को लेकर जो DGP साहब, बिहार के जो वर्तमान में DGP हैं विनय कुमार ने बहुत बेहतरीन बात कही है, सैल्यूट करता हूं।
जी। नहीं, सत्ता ये जो आप सत्ता औरंगज़ेब वाली बात सत कर रहे हैं, दर्शकों को क्लैरिफ़ाई करना ज़रूरी है। कई मंदिर औरंगज़ेब ने बनवाए भी हैं, बनवाने में योगदान भी दिया है और जिन्हें बनवाने में अपनी तरफ से औरंगज़ेब ने योगदान दिया है, उसमें उज्जैन का महाकाल मंदिर, इस देश में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, वहाँ भी औरंगज़ेब ने नहीं योगदान दिया है। तो जो बातें मैं देखिए, एक किसी बात की रैशनल आलोचना होनी चाहिए। औरंगज़ेब ने क्रुएल्टी की सीमाओं पर अगर देखा जाए, तो तमाम दूसरे मुगल बादशाहों से वो आगे था। लेकिन उस तरह से औरंगज़ेब को अगर देखा जाता है या आज दिखाया जा रहा है, तो सबसे पहले हमें दक्षिणपंथियों का शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि कम से कम वो लोग औरंगज़ेब का मुद्दा नहीं उठाते, तो बहुत सारी अच्छाइयाँ जो औरंगज़ेब में थी, वो भी लोगों के सामने नहीं आती। मैं दो जी। बातें कहना चाहूंगा, फिर आप अपने हुँ, टॉपिक पे आइएगा। हुँ, कि औरंगजेब यदि क्रूर शासक था और उनके उसके उसने किसी चीज को लेकर औरंगजेब ने निर्णय लिया, तो उस निर्णय को एग्जीक्यूट कराने का काम हिंदू हिंदू जो उनके सेनापति थे, चाहे वो जय सवाई श्री जय राम। सिंह हो या उदयभान सिंह राठौर हो, ये लोग हुँ, कौन थे? हिंदू थे। तो हुँ, उस पे जब सवाल किया जाता है, तो ये बीजेपी वाले जो इसको इश्यू बनाते हैं वो बिदक जाते हैं। आज हुँ, सवाई जय सिंह या मान सिंह के जो परिवार के लोग हैं, वो बीजेपी में डिप्टी सीएम है, राजकुमारी दिया उन्हीं के वंशज है। हुँ, तो इसमें देखिए राजनीति है, और एक तरफ देखिए अमेरिका अपने नागरिक को अंतरिक्ष से लाने के लिए इतना अथक प्रयास किया, और सुनीता विलियम्स को सक्सेसफुली जो है। हुँ, आज चाइना देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमसे कई गुना आगे है। हुँ। हम एक तरफ कहते हैं कि 56 इंच वाली सरकार है, और हमारे अरे सरजमी भाई, में तो आगे पाकिस्तान और क्यों नहीं रहेंगे? चाइना हम मिलके लोग तो संभल में सुन तो वहाँ खोदने में लगे हुए हैं, भारत खोदो अभियान में मैं लगे वही हुए हैं हर वही जगह। वही वही हुँ, चीज कह रहा हूँ। एक तरफ हम अपने सरकार को महिमा मंडित करने में लगे हुए हैं कि 56 इंच वाली सरकार है, नरेंद्र हुँ, मोदी की सरकार है। दूसरी तरफ हमारे ही जमीन में पाकिस्तान और चाइना मिलके जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इकोनॉमिकल कॉरिडोर बना रहा है, और हमारी सरकार चुप है। अब साइड चीन को लेकर क्या स्टैंड है सरकार की? हुँ, जी, चाइना चाइना आपके आसपास के गांव में गांव बसा रहा है, अरुणाचल के आसपास या तमाम हुँ, उन राज्यों के पास जहां से चाइना का बॉर्डर मिलता है। हम चुप है। जी, गाय बगाए जब विपक्ष इसको सवाल सवाल इसको लेकर सवाल उठाती है, तो भाजपा कहती है देखिए चाइना का भाषा बोल रहे हैं। तो इन चीजों पे बात होनी चाहिए ना, कि यही संभल। जी। भाई औरंगजेब ने क्या किया 300 से 350 साल पहले? अब अभी औरंगजेब के कब्र खोदने से हमारा जीडीपी अमेरिका के बराबर हो जाता है, तो खोद दीजिए ना, उसका ही नहीं खोदिए। अकबर का खोद दीजिए, वो क्या उसके उसके बाबर का खोद दीजिए, हुमायूं का खोद दीजिए, जिनका खोदना है उसका खोद दीजिए। ऋषि जी, खोदिए आपने ना। सुनीता विलियम्स का सवाल उठाया तो दर्शकों को बता दें, सुनीता विलियम्स के पिता और गुजरात के दिवंगत गृह मंत्री हरेन पांड्या के की माता दोनों भाई बहन हैं। रिश्ते में दोनों भाई बहन हैं और सुनीता विलियम्स के इनके पिता क्या नाम है, विट्ठल भाई पांड्या, जब हिरेन पांड्या को गोली मार दी गई थी, उसके बाद उन्होंने उसको लेकर तमाम आरोप लगाए थे। तो वो लोग सुनना नहीं चाहेंगे कि हरेन पांड्या की वो रिश्तेदार है। वो बात अगर आप कह दीजिए तो बहुतों को मिर्ची लग जाएगी, बहुतों को आर्यन मिर्ची लग पांड्या को जाएगी। ले आर्यन आर्यन पांड्या को लेकर सुनना है तो सुब्रमण्यम स्वामी से का इंटरव्यू कर लीजिए ना, पता चल हुँ। जाएगा। सुब्रमण्यम स्वामी का सुब्रमण्यम इंटरव्यू मैं स्वामी जो करने की सोचता हूँ। मैं पीछे हट जाता हूँ इसलिए मिसगाइड कि बहुत सारी विवादित बातें भी वो बोल जाते हैं। वो वायरल तो होती है लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसी की भी निजी ज़िंदगी के बारे में बात करना मुझे पसंद नहीं है। इसलिए बिल्कुल मैं सही बात, हिचक सही जाता बात। हूँ कई बार सोच करके इसीलिए। तो तो वायरल मैं जो चलाना और व्यूज़ लाना वही मकसद नहीं है ना। देखिए मेन जो टॉपिक पे जी। आ रहा था कि सत्ताधारी विधायक के आचरण के विरुद्ध उसी राज्य के डीजीपी का इस प्रकार से बयान देना, अपने आप में मैं हुँ, उनके हिम्मत का, उनके जज्बे को सलाम करता हूं। और बिल्कुल विनय कुमार जी ने सही कहा कि मतलब डबल मीनिंग वाले गानों पे हुँ, खासकर उन लोगों से इस प्रकार के आचरण का उम्मीद नहीं है जो संविधान मतलब कानून निर्माता है। विधायक जी। सांसद क्या है? कानून निर्माता है। और वो इस पॉलिसी प्रकार मेकर। से पब्लिक डोमेन में इस प्रकार का आचरण करेंगे, तो हुँ, क्या आप समाज को मैसेज देना चाहते हैं? दूसरी तरफ विधान परिषद में आज बहुत मतलब एक ऐसा वाक्य आया, राबड़ी देवी और नीतीश कुमार के बीच नोकझोंक हो रहा था, उसी बीच में अशोक चौधरी जो हैं
इंटरफेयर करने आए। और राबड़ी देवी का मिजाज आप जानते हैं। राबड़ी देवी ने कहा है तुम क्या बोलोगे, तुमने पहले कांग्रेस को लूटा। अशोक चौधरी को इंगित करते हुए कहा कि तुमने पहले कांग्रेस को लूटा, अब जेडीयू को लूट रहे हो। तो इसके क्या अर्थ है अभिषेक जी? राबड़ी देवी क्या कहना चाह रही थी कि जेडीयू के मतलब जेडीयू के जो 4 स्तंभ हैं जिसमें एक अशोक चौधरी भी है, क्या उनके शरीर में भाजपा का आत्मा समा गया है क्या? और गाहे देखिए ऋषि बगाहे जी, अशोक चौधरी को लेकर चर्चा ये होता है कि अशोक चौधरी उन लोगों में से हैं जो निशांत के एक तरह से पॉलिटिकल एंट्री का ओपनली तो नहीं, लेकिन निशांत की एंट्री से खुश नहीं है। तो राबड़ी देवी ऋषि का जी, इशारा क्या अशोक उधर ही था? चौधरी के बारे में बता दें। अशोक चौधरी के बारे में बता दें, आजकल लेटरल एंट्री की चर्चा होती है। अशोक चौधरी जेडीयू में लेटरल एंट्री है। वो मूल रूप से कांग्रेसी थे और पहली बार उन्हें मंत्री पद का स्वाद चखाया था राबड़ी देवी की सरकार ने। वर्ष 2000 में जब 7 दिन कारा की राज्य नीतीश मंत्री। कुमार की सरकार गिर गई थी, उस वक्त नीतीश कुमार का समर्थन करने अशोक चौधरी नहीं आए थे। ये सब चाणक्य होटल में बंद हुए लोगों में से थे। आप भी जानते हैं, थोड़े कहे को ज्यादा समझिए, दर्शकों को पता है कि कांग्रेस के विधायकों को कितने बड़े पहरे में रखा गया था। उन बहुत उनमें कम से उम्र एक में उनको अशोक, मंत्री बनाया गया। जी, उसमें से एक अशोक चौधरी भी थे। और तब अशोक चौधरी बिहार में कारा मंत्री बने थे शायद, राबड़ी देवी की सरकार में। हाँ, कारा कारा राज्य जेल मंत्री। मिनिस्टर बने थे। तो जेल मिनिस्टर बनाया राबड़ी देवी ने सबसे पहले। और उस वक्त लालू यादव भी, मतलब उस समय झारखंड नहीं बना था, उसके 10-11 महीने बाद झारखंड बना। तब तक अविभाजित बिहार में ही फॉर्डर स्कैम का मुकदमा चल रहा था। तो जेल मंत्री थे, तो आप समझ सकते हैं कि अशोक चौधरी कितना महत्वपूर्ण रहे होंगे लालू परिवार के लिए। और अशोक चौधरी पर जो निशाना साधा गया, अचानक ऐसा लगा कि अशोक चौधरी रो देंगे। और जब भी रोने की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद का लोगों को बरबस चेहरा याद आ जाता है कि जब वो महोदय सांसद थे तो संसद के अंदर रो दिए थे। अब वो सांसद नहीं है, अब दूसरे संवैधानिक पद पर है, लेकिन अक्सर वो फुटेज लोग वायरल कर देते हैं। लेकिन अशोक चौधरी की बातें सामने आ गई जब, तो जरा बताइए, ये रिश्ता क्या कहलाता है जेडीयू और आरजेडी का, कि नोक-झोंक भी ऊपर से हो जाती है और नोक-झोंक के बाद अंदर खाने भनक भी भाजपा को मिल जाती है कि ये दिखावटी नोक-झोंक है, अरे तो ईडी महोदय भी आ अब जाते हैं। अब मैं हूबहू वो लाइन तो नहीं कहूंगा जो राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार के लिए कहा था। हुँ, राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार पे प्रहार करते हुए क्या क्या नहीं कहा है पूर्व में, जी, लेकिन उसके बाद भी गठबंधन हुआ, सरकार बनी, राजद और जेडीयू की हुँ, सरकार बनी कि नहीं बनी? हुँ, तो राजनीति में इन चीजों का जो वाद विवाद देख रहे हैं, तुमने ये किया, तुम्हारे पति के सामने के सरकार के सामने में ये था, जंगल रास्ता, ये सब ये फालतू बात है। नीतीश कुमार हुँ, जब लालू और नीतीश एक थे, गठबंधन यदि महागठबंधन में नीतीश कुमार थे, यही हुँ, नीतीश कुमार कहने वाले हैं कि लालू यादव को चारा घोटाले में फंसाया गया है। ये सब हुँ, फालतू बातें हैं। हुँ, ये नीतीश कुमार ही कहने वाले थे ना कि लालू यादव को सुनियोजित ढंग से फंसाया गया है। ये सब फालतू बातें हैं। यही जी, ललन सिंह कहने वाले थे कि लालू यादव से बड़ा कोई समाजवादी नहीं हो सकता हिंदुस्तान में। हुँ, तो जब दोस्ती होती है तो बोल वचन बदल जाता है, जब दुश्मनी होती है तो फिर बोल वचन बदल जाता है। तो बोल वचन पे मत हुँ, जाइए। ये विधानसभा में वाद विवाद हो रहे हैं। आज अशोक चौधरी राबड़ी देवी के बयान पर रोने लगे। हो सकता है अशोक चौधरी कल राजद में हो सकता है कि ऐसा ऑफर मिले, अशोक चौधरी 10-12 जेडीयू के विधायक को तोड़ के राजद में चले जाए और लालू यादव डिप्टी सीएम बना दे। तो ये राजनीति में कब क्या हो जाएगा कहा नहीं जा सकता। कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी का दुश्मन नहीं। अच्छा ऋषि जी, ये बताइए, आप 2 आपकी चर्चा और है। प्रासंगिकता कितनी है, आपकी जरूरत उसको उस व्यक्ति को कितनी है, उस पार्टी को कितनी है, ये महत्व रखता जी, है। टाइमिंग महत्व रखता है। ऋषि तो जी ये वाद विवाद में बताइए, मत जाइए। 2 चर्चाएँ और हैं। एक चर्चा ये है, बहुत तेजी से चल रही है, कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी में बड़ा ऑपरेशन करने वाले हैं। और 2 अध्यक्षों को हटाने की बात है, कि 2 अध्यक्षों को उनकी ज़िम्मेदारी से मुक्त किया जा सकता है। और एक ज़िम्मेदारी उसमें से महादलित व्यक्ति और एक ज़िम्मेदारी अति पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति को दी जा सकती है। क्या है इसके पीछे की स्ट्रैटेजी और क्यों ये चर्चा चलने लगी है? कौन है ये दोनों महानुभाव? देखिए चर्चा है, हुँ, अब चर्चा है तो बातचीत तो होगी ही, विश्लेषण तो हुँ, होगा ही।
हम ये नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हटा नहीं जा रहे, नहीं, चर्चा है। चर्चा ये है कि जेडीयू के जो वर्तमान में बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, उनको हटाया जा सकता है। और उसके पीछे का कारण ये है कि उमेश कुशवाहा उतने प्रभावी नेता नहीं, और दूसरे मौलिक रूप अध्यक्ष से कौन है? कुशवाहा समाज के आता हूं मैं, थोड़ा धैर्य रखिए। कुशवाहा व्याकुल नहीं होना है, तो कुशवाहा कुशवाहा समाज आपस लीजिए अपना बयान, आप व्याकुल नहीं होना है। नहीं, आपस लीजिए। आपस नहीं लेंगे, आपस नहीं लेंगे, व्याकुल नहीं होना है, इंतजार करना पड़ेगा। जी। तो उमेश कुशवाहा, ठीक है, कुशवाहा समाज से आते हैं लेकिन उतने प्रभावी नेता नहीं है। विधानसभा चुनाव आपने देखा होगा, शायद विधानसभा चुनाव वो 2020 में लड़े थे चुनाव, अपनी सीट नहीं बचा पाए। शायद हाजीपुर वैशाली के आसपास के बेल्ट से संबंध रखते हैं। जी। तो नीतीश कुमार चुनाव से पहले जो लूप हॉल्स है पार्टी में, उसको थोड़ा मजबूत करना चाहते हैं। अब मुझे लगता है उमेश कुशवाहा के स्थान पे किसी मजबूत कुशवाहा नेता को वहां पे अपॉइंट किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ संजय झा को लेकर भी चर्चा है, लेकिन नीतीश कुमार को समझना इतना आसान नहीं है। कभी ऐसा लगता है कि संजय झा का पूर्णतः बैन हो गया है नीतीश कुमार के आवाज पे। कई ऐसे गतिविधियां हुई जहां संजय झा को नहीं देखा गया। अब 2-3 दिनों में ये देख रहे हैं कि संजय झा उनके साथ हैं। जैसे होली मिलन समारोह में आपने देखा नीतीश कुमार के यहाँ होली के दिन जो फंक्शन नहीं, उस हुआ दिन तो सबके लिए उसमें गेट खुला हुआ था, कोई भी जा रहा था, हाँ, उस दिन की बात छोड़िए। हाँ, संजय झा भी थे। तो चर्चा है कि संजय झा को हटाया जा सकता है। और जो नीतीश कुमार की जो राजनीति है, जो सामाजिक राजनीति उनकी है, जो सामाजिक आधार है, उस आधार को देखते हुए किसी ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जा सकती है जो कुछ जोड़ने में सफल हो। जी। और ऐसे भी बीजेपी जेडीयू का गठबंधन है, तो ब्राह्मणों का वोट तो ऐसे ही मिलेगा। तो क्यों ना एक ऐसे व्यक्ति को वहां पे बैठाया जाए जो राजद से कुछ तोड़ के, यानी राजद का जो सामाजिक आधार है उसको तोड़ के अपने साथ लाए। क्यों ना किसी एक ईबीसी समाज वाले व्यक्ति से आने वाले व्यक्ति को वहां पे सुशोभित कर दिया जाए। यही चर्चा राजद में भी है। राजद में राजद के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं इन दिनों कार्यालय में बैठते नहीं है, हालांकि उन्होंने कई बार कहा है कि उनको पदमुक्त कर दिया जाए। अब लालू यादव नहीं चाहते क्योंकि लालू यादव उन पर बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन चर्चा है कि कोई अति पिछड़े समाज से आने वाले व्यक्ति को, जिसमें एक मधुबनी वाले भी हैं, फुलपरास वाले, नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, मणिलाल मंडल का भी नाम, हाँ, तो ऐसे व्यक्ति को भी तेजस्वी यादव चाहते हैं जो कोई एमवाई का जो सामाजिक आधार है उसमें एड ऑन करने में सक्षम हो। तो आने वाले दिनों में दोनों पार्टियों में आपको बदलाव दिखेंगे। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष को भी बदला जा सकता है और राजद में किसी नए व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जा सकती है। जी नहीं, एक चीज ये बताइए, ये महादलित और अति पिछड़ा की चर्चा और खासकर महादलित समुदाय से जेडीयू में महत्वपूर्ण पद देने की चर्चा जो हो रही है, जिसमें से प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की भी बात चल रही है, ये अचानक कैसे 2 दिनों में जोर पकड़कर सामने आ गई? इसके पीछे क्या कांग्रेस जिम्मेदार है? कांग्रेस बिल्कुल जिम्मेवार है। कांग्रेस ने जिस प्रकार से निर्णय लिया है वो, उससे जेडीयू बीजेपी दोनों अचंभित है, क्योंकि रविदास समाज नियर अबाउट जो है जेडीयू का कोर वोट बैंक माना जाता रहा है। तब से जब से नीतीश कुमार ने दलितों में कैटेगराइज किया, पासवानों को छोड़कर बाकी को महादलित की कैटेगरी में डाल दिया। जी। तो रविदास समाज ऑन एवरेज देखें तो एनडीए की उस समाज का झुकाव एनडीए की तरफ रहा ही है, लेकिन जैसे ही ये कुटुंबा के विधायक को, राजेश राम को, कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो समाज में मैसेज कन्वे तो होता है ना कि हमारे समाज से आने वाले व्यक्ति को एक महत्वपूर्ण पद पे कांग्रेस ने सुशोभित किया है। जी। और उस नैरेटिव को कैसे कांग्रेस गढ़ती है? क्या कांग्रेस इस बात की घोषणा करेगी कि भाई यदि महागठबंधन की सरकार बनती है भविष्य में तो राजेश राम को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा? तो आपने निर्णय ले लिया, निर्णय को जनता तक कैसे पहुंचाना है, जनता के बीच में माहौल कैसे बनाना है, ये आपकी रणनीति पर डिपेंड करता है। एक बात ये बता दूं, कई पत्रकार ये जो माहौल बना रहे हैं, पेट पत्रकार हैं क्या, वो जाने कि अखिलेश सिंह के जाने से कांग्रेस को बहुत नुकसान होगा। तो सवाल, मैं तार्किक बात करता हूं, आप भी सहमत होंगे
2004 में मुझे लगता है अंतिम चुनाव अखिलेश सिंह 2004 में चुनाव जीते थे, मोतिहारी शायद से, मोतिहारी से, आप ही के गृह राजद के संसदीय टिकट क्षेत्र पर, से, राजद के राजद के टिकट। टिकट पे। और अखिलेश प्रसाद सिंह का क्या छवि है कि ये लालू यादव के करीबी हैं, राजद के करीबी हैं, तो कोई भी अगड़े समाज का व्यक्ति अखिलेश प्रसाद सिंह के कहने पे पार्टी को तो वोट नहीं देगा। और मुझे लगता है 2014 में 14 इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है कि मुजफ्फरपुर से इसी मतलब ख्याल से आए थे वो चुनाव लड़ने की एमओआई के साथ यदि 40% भूमिहार भी वोट देगा तो चुनाव जीत जाएंगे। भूमिहार ने उनको 10-15% भी वोट नहीं दिया। अच्छा, तो एक चर्चा 2004 से मैंने आप सुनी है, मैं खत्म कर रहा हूँ, ऋषि जी। 30 सेकंड लूंगा। 2004 से आप तक एक भी चुनाव नहीं जीते, आप खुद हारे, बेटा 2 बार हारा, पत्नी भी हारी, तो फिर किस हैसियत से आपको प्रदेश अध्यक्ष कंटिन्यू करती पार्टी? तब जब आपको आपकी इस स्थिति में, खराब स्थिति में भी पार्टी ने 2 बार राज्यसभा भेजा, प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तो ये जो पत्रकार जो एक स्टोरी घटने में घट रहे हैं कि अखिलेश सिंह के जाने से भूमिहारों में नाराजगी होगी, तो भाई भूमिहार तुमको खुद पहले वोट नहीं करते थे, पार्टी को तो छोड़ अच्छा दीजिए। ऋषि जी एक चर्चा मैंने सुनी है और मैं इसको ऑथेंटिकेट नहीं करता क्योंकि सूत्रों के हवाले से आई है, जरा इस पर आपकी तवज्जो चाहेंगे। कई लोग कह रहे हैं कि चुनाव के पहले नीतीश कुमार ये मास्टर स्ट्रोक खेलने वाले हैं, लोगों की नजर कहीं और है और मास्टर स्ट्रोक कहीं और खेलने वाले हैं। चर्चा ये हो रही है कि जो 10% का ईडब्ल्यूएस आरक्षण है जनरल कैटेगरी के लोगों को, उसमें चर्चा ये है कि उसमें जो जनरल कैटेगरी के है उसमें नीतीश कुमार 5-5% का 2 कैटेगरी दलित, महादलित और पिछड़ा, अति पिछड़ा की तरफ करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि भूमिहार ब्राह्मण को या फिर जो शेख वगैरह, सॉरी, ब्राह्मण, कायस्थ और शेख वगैरह को एक कैटेगरी में डाला जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि उसमें राजपूत, भूमिहार और पठान को एक कैटेगरी में डाला जाएगा। क्या लगता है ये उसमें, चूंकि कई सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि कुछ खास वर्ग ही ईडब्ल्यूएस का ज्यादा फायदा उठा रहे हैं क्योंकि उसमें 5 एकड़ जमीन और 2000 स्क्वायर फीट के मकान वाला क्राइटेरिया जो लगाया गया है, उस वजह से कोई खास वर्ग को फायदा हो रहा है, किसी खास वर्ग को नुकसान हो रहा है। तो उसमें 2 अलग-अलग सब कैटेगरी 5-5% रिजर्वेशन वाली मैंने सुनी है चर्चा। क्या इसमें आपको दम नजर आता है? इस पर एक अलग से प्रोग्राम भी हम करेंगे। चुनाव का जनरल के समय है, वोटर कुछ में भी भी कर खेल सकते हैं। करेंगे नहीं, क्या नीतीश कुमार? जनरल के वोटर में भी चुनाव खेल का करेंगे समय क्या? है, चुनाव का समय है, नीतीश कुमार कुछ भी निर्णय ले सकते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि यदि आप ईडब्ल्यूएस में सब कैटेगराइज करना चाहते हैं तो क्या आपके जो सहयोगी हैं बीजेपी इसके लिए तैयार है? यदि आप सब कैटेगराइज करना चाहते हैं ईडब्ल्यूएस में, तो मेन जो आपके सहयोगी हैं भाजपा, उसको नुकसान होगा कि नहीं होगा? ये जो अगले समाज का नियर अबाउट जो वोट 17% 17% है, 16% वो के बीजेपी आसपास का है। वोट बैंक 16-17% उसमें जो भी है, 10%, तो 10.5% हिंदू है और 5.2% मुस्लिम है। तो नुकसान होगा ना, 10-12% का भी नुकसान होगा ना बीजेपी को, कि बीजेपी यदि ये सरकार निर्णय लेती है, राज्य सरकार, तो इसमें बीजेपी की भी सहमति होगी। जनरल का तो वोट ही नीतीश कुमार तोड़ेंगे को नीतीश कुमार, एक अपने पाले में लेके चले जाएंगे महादलित की तरह। तो कहा जा रहा है कि ये राजपूत और बीजेपी, भूमिहार पर उनकी नजर है। तो ये बीजेपी को समझ में नहीं आएगा क्या? बीजेपी इसके लिए राजी होगी क्या? अभिषेक जी, नीतीश कुमार को फायदा होगा, लेकिन नीतीश कुमार इस खेल में तो उस्ताद हैं। दलित महादलित में कैसे रामविलास पासवान को अलग थलग कर दिया। आपको याद है ना, रामविलास पासवान चुनाव भी हार गए थे, इसी खेल के बाद चुनाव लेकिन हार एक गए चीज थे। देखिए ना, एक चीज देखिए, बीजेपी तो खुल के विरोध भी नहीं कर पाएगी, इसलिए कि जिसका जो विरोध करेगा, देखिए ब्राह्मण और कायस्थ नाराज होंगे इससे, ये बात सच है कि ब्राह्मण और कायस्थ इस ईडब्ल्यूएस कोटे में विभाजन से नाराज होंगे, लेकिन राजपूत और भूमिहार तो खुश हो जाएंगे कि हमारा आधा फिक्स हो गया। ये कहा जा रहा है, मैंने सुना है ये चर्चा। क्या लग रहा है बीजेपी विरोध खुलकर कर पाएगी? आप बीजेपी का क्या स्टैंड है इस पे? बीजेपी तो खुल के विरोध नहीं कर पाएगी, इधर इधर खाई इधर कुआं वाली बात हो जाएगी ना। जिसका विरोध कीजिएगा तो उसका 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 तो आपको प्रकोप झेलना पड़ेगा ना, क्रोध तो झेलना पड़ेगा। जी, जैसे जातीय जनगणना में बीजेपी खुल के नहीं बोलती है, बीजेपी खुल के बोलेगी तो भाई जो जितना पिछड़ा समाज है, ओवरऑल तो 70-80% पिछड़ा समाज ही तो है। पिछड़ा समाज में दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा सब मिला के 75-80% तो है ना। तो बीजेपी खुल के नहीं बोल पाती है, कहती है नहीं भाई हिंदुस्तान में 4 ही वर्ग है। तो इसके इसके घाटे भी हैं, फायदे भी हैं। क्या बीजेपी इसके लिए तैयार होती है, ये देखने वाली बात। जी, नीतीश कुमार को क्या फायदा घाटा होगा?
उनका तो ये वोट ही नहीं है, कहा जाता है जैसा। बीजेपी को कमजोर कर देंगे ना, बीजेपी का मतलब एक हिस्सा बीजेपी से नाराज हो जाएंगे ना। जब ये ऑपरेशन चिराग कर सकते हैं तो ये भी एक प्रकार का ऑपरेशन चिराग है जेडीयू की तरफ से, यदि ऐसा ऐसा होता है तो। जी नीतीश कुमार बहुत तेज आदमी है, जो उनके साथ पूर्व में कभी बदमाशी किया हो पॉलिटिकली तो उनके क्षेत्र का परिसीमन ही बदलवा देते हैं। सारा लड़ो चुनाव हार जाए। परिसीमन भी होना है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नीतीश बड़ा कुमार जबरदस्त खेल बिहार में। नीतीश नीतीश कुमार अब इधर कुछ बोलने लगे हैं थोड़ा मोड़ा, लेकिन पहले नीतीश कुमार बोलते नहीं थे, करते थे। भाई तुम बदमाशी, अभिषेक जी इनका अपोनेंट है, बदमाशी किए, परिसीमन नहीं बदलवा नहीं, दिए, हम जाइए अपोनेंट लड़िए नहीं है। चुनाव। हम ना समर्थक है ना अपोनेंट है, हम पत्रकार है। एग्जाम्पल दे रहा है, मान लीजिए कोई XYZ कोई नेता है, नीतीश कुमार अब समता हमसे एक एग्जाम्पल है, समता पार्टी में है, जेडीयू में ही है, और वो अपने आप को नीतीश कुमार के कद का मानने लगा है। पूर्व में आपने कई ऐसे नेता देखे होंगे समता पार्टी में, अब उनके परिसीमन नहीं बदलवा दिए, अब लड़िए चुनाव। अब राजपूत समाज से है, राजपूतों का वोट कटवा दिए, अति पिछड़ा का जोड़वा दिए, अब लीजिए लड़िए चुनाव, जाइए लड़िए, देखिए क्या होता है। तो राजनीति है। ये बात तो माननी पड़ेगी कि कम से कम गुणा गणित के खेल के बूते ही नीतीश कुमार अब तक टिके हुए हैं। पिछड़ा में अति पिछड़ों को सामाजिक न्याय का दायरा बढ़ाकर पंचायतों तक दिया, लोकल बॉडी तक दिया, सोशल वेलफेयर स्कीम में दलितों को महादलित कर दिया, और अब चर्चा है कि नजर उनकी बिहार के सवर्णों पर है कि उसमें एक खेमे को अपना हिमायती बनाया जाए। तो क्या इस मास्टर स्ट्रोक के लिए नीतीश कुमार तैयार बैठे हुए हैं? आने वाले वक्त में देखिए चर्चाएं अंदर खाने चल रही है। दिक्कत तो यह है कि जो विरोध भी करना चाहेंगे वो भी नहीं कर पाएंगे शायद, ये स्थिति है। अब जब ये चर्चा चल पड़ी है तो आगे देखिए क्या होता है। ऋषि जी, आप जिसके साथ जैसे रहते हैं उसी, हमारे जैसे एडवाइजर मैंने सुना है, आप जैसे एडवाइजर है नीतीश कुमार के पास, मैंने सुना, मैं फिर आपको कह दूं, मैं फिर आपको बता दूं, चर्चा है कि आपकी भी बात होती रहती है सीएम। नहीं नहीं नहीं, मेरी हाल फिलहाल कोई बातचीत नहीं है। ऋषि जी, मैंने जो चर्चा सुनी है वो बता देते हैं। चर्चाओं में ये बात आई है कि जो पठान है, सैयद है, ब्राह्मण है, कायस्थ है, ये ईडब्ल्यूएस का कथित तौर पर ज्यादा फायदा ले रहे हैं, जबकि जो राजपूत, भूमिहार और शेख बिरादरी है ये इसका फायदा कम ले रही है। ये चर्चा मैंने सुनी है। तो नीतीश कुमार की तरफ से कोई प्रपोजल दिया गया है या उनके खुद के दिमाग की उपज है, मैं नहीं जानता, कि ईडब्ल्यूएस में 5% में इन तीनों को कर दो, 5% में उनको कर दो। तो जो ज्यादा फायदा ले रहे हैं वो तो एग्रेसिव होंगे, नाराज होंगे, लेकिन जो कम फायदा ले रहे हैं ईडब्ल्यूएस का, क्योंकि देखिए 5 एकड़ जमीन वाला क्राइटेरिया का नुकसान तो राजपूत भूमिहार को ही हो रहा है, ये बात सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर उनको बिहार में अगर 5% में सीधे सीधे नीतीश कुमार बांट देते हैं अति पिछड़ा, सॉरी, ईडब्ल्यूएस आरक्षण को जो 2019 से लागू है, तो इतना बड़ा गेम चेंजर होगा कि पता चला सवर्णों में भी एक खेमा भाजपा को छोड़ के, कांग्रेस को छोड़ करके वो भाग गया नीतीश कुमार के साथ कि नहीं भाई ये ठीक है। कोई गारंटी नहीं है भाई, इसी के बूते नीतीश कुमार खेल करते रहे, और इस बूते तो भाजपा का भी साथ छोड़ सकते हैं कि जाइए ठीक है अकेले लड़िए, हम ये देने जा रहे हैं। खैर देखिए आने वाले वक्त में क्या होता है, लेकिन तैयारी तो बड़ी है और बिहार चुनाव को लेकर हर दल अपने सामाजिक समीकरण को साधने में लगा हुआ है। देखते जाइए किस रूप में बिहार का चुनाव सामने आता है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी, बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने चर्चा की। नमस्कार।